तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल साइंस का एक टॉपिक है जो बेसिकली फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में इसको इंक्लूड किया गया है और वो है इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स। खास तौर पर ये जो टॉपिक है ये किसके लिए है? ये जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो कि जिनका एग्ज़ाम आने वाले समय में बिल्कुल पास आ चुका है और ये टॉपिक यूट्यूब पर आपको नहीं मिल रहा है। मैंने खुद सर्च किया तो मुझे कहीं ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिला जो बहुत ही डेडिकेटेड रहा हो। और कोई कुछ एक जगहों पर है, कुछ लोगों ने किया है, डेफिनेटली अच्छा किया है, तो मुझे लगा एक थोड़ी कमी है इसकी। तो उसी टॉपिक को वही पूरा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और टॉपिक जो सीरीज़ होगी इसमें 3-4 टॉपिक होंगे और जो भी 15-20 मिनट का वीडियो एक बनेगा वो एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेगा। तो आपके सिलेबस में आप टॉपिक उठाइए, उसका वीडियो देखिए, आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग वीडियो में क्या होता है, हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है, क्या डिस्कस किया गया है। कई बार चीज़ें स्किप हो जाती हैं अगर बहुत अच्छा टाइम इस टाइम वहाँ पर नहीं दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। जैसे हमारा पहला पहला अब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रखता हूँ। वाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, वाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वॉज डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन इट्स मोटिवेशन। आखिर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारे सामने है इसको डेवलप क्यों किया गया था और क्या इसका मोटिवेशन है हमारे सामने। तो जरा इस बात को समझें। शुरुआती दौर पर जब ये 1900 की बात है और अभी अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने का मतलब है लोगों को ये मालूम चला था कि एक ऐसा पार्टिकल भी है जो कि एटम के भीतर से निकलता है, यानी एटम डिविजिबल है, एटम टूट सकता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट कन्फर्म दैट मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं और बहुत ही अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। और साथ ही साथ उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आपने देखा होगा लोहा ले लो, तो लोहे को अगर आप गर्म करते हो तो गर्म भी जल्दी हो जाता है, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। आपने लोहे की एक रॉड ली है और रॉड का एक सिरा अगर आप यहाँ गर्म करोगे तो धीरे धीरे उसके अंदर हीट फ्लो करते करते दूसरे सिरे तक पहुँच जाएगी, आपको दूसरा सिरा भी गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इन दोनों सिरों के बीच में बैटरी को जोड़ दोगे और यहाँ पर अगर आपने करंट को भी उसी सीरीज में जोड़ दिया है तो आपको इस लोहे के टुकड़े से करंट का भी फ्लो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि लोहा टुकड़ा थर्मल भी अच्छा कंडक्टर है, टेम्परेचर भी अच्छा कंडक्टर है, टेम्परेचर का भी अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर है। और साथ ही साथ अगर आप इस लोहे के टुकड़े को गर्म करना शुरू कर दोगे तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर चेंज करते जाओगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। और ये जो गुण हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का होना, ये जो गुण है कि आपका अच्छा थर्मल कंडक्टर होना, अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना, ये सारे कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जो मैकेनिक्स या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब क्या था कि सो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वॉज डेवलप्ड एंड द पर्पज ऑफ दिस थ्योरी वॉज टू एक्सप्लेन वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट सो एफिशिएंटली। आखिर इतनी अच्छी तरीके से ये हीट का फ्लो और करंट का फ्लो क्यों कर पाते हैं। तो ये एक पर्पज था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। अब देखें हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि डिस्कस द डिटेल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड इट्स बेसिक अजम्पशंस। थ्योरी थी, कुछ अजम्पशंस पर आधारित थी, उनका डिटेल हमें समझाइए। और ये डिटेल पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं, आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा है द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1900 बाई पॉल ड्रूड and further developed in much detail by Lorentz in 1900। ये जस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सारी बातें हो रही थी और इसका पर्पस क्या था, टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड द बेसिक अजम्पशंस आर एज फॉलोज। थ्योरी थी, कुछ बेहतरीन अजम्पशंस पर टिकी हुई थी और वो हमसे जो पूछा जाता है हम उन्हीं को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि देखें आप यहाँ पर पहला अजम्पशन ये है कि इन द मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंड टू एटम एंड कैन मूव ऑलमोस्ट फ्रीली इन द स्पेस बिटवीन द आयंस। कहने का मतलब क्या है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है कि होता क्या है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चारों तरफ ऑर्बिट होती हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है इसलिए लीस्ट बाउंड होता है। लीस्ट बाउंड कह लो या लगभग फ्री जैसा होता है, थोड़ी सी एनर्जी मिली भाग जाएगा।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब अगर आपके पास एक मेटल का टुकड़ा है, उसमें इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो कि अपने अपने एटमों से निकल चुके हैं और फ्री हैं, तो अब वो कैसे बिहेव करेंगे? वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की तरह से बिहेव करेंगे। जैसे किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी हो, किसी चैम्बर के अंदर गैस भरी हो, तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं, अंदर दीवारों से टकराते हैं। ऐसे ही आप सोचो कि मेटल की बाउंड्रीज हैं और मेटल की बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। सो दीज, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सो दे आर कॉल्ड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो यही इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि उस एनर्जी को लेकर के आगे भागेंगे, मूव करेंगे और कंडक्टिविटी हमको दिखाई पड़ेगी। तो पहला अजम्पशन ये था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे लूजली बाउंड होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री होते हैं और फ्री होने की वजह से वो कंडक्शन के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। दूसरा अजम्पशन है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब जब घूम रहे हैं मेटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ वैसा है जिससे आपने देखा हो शाम के टाइम बहुत सारे बैट्स, चमगादड़ उड़ते हैं लेकिन आपस में टकराते नहीं हैं, वो बच के निकलते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड सेंसरी वो सब सिस्टम होता है। बट दे ऑल आर फ्लाइंग, दे ऑल आर मूविंग, बट दे आर नॉट कोलाइडिंग। सो समथिंग लाइक दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, कोलाइड नहीं कर रहे हैं, बट वो मूव कर रहे हैं। अब हालांकि सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट एक मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए आप इस अजम्पशन को एक मान लें। तीसरा अजम्पशन था कि द इंटरेक्शन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन विद द आयन इज निग्लेजिबल। अब भाई वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे हैं, वहाँ आयंस भी हैं, और हम ये मान के चलें कि उन आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन भी बहुत लीस्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोलिजन हल्का फुल्का हो रहा है जिसकी वजह से उनके रास्ता पलट जा रहा है, बट दे आर द इलेक्ट्रॉन आयंस आर नॉट समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा हैविली इलेक्ट्रॉनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तीसरा अजम्पशन। चौथा अजम्पशन ये है कि ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन हैं दे आर बिहेविंग लाइक द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लूइड एंड यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ द पॉजिटिव आयन। मतलब बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं, आयन भारी हैं, वो उस तरह से मूव नहीं कर रहे हैं, उनका मोशन बहुत ही हल्का फुल्का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत तेज़ी से, इनकी चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है, बहुत सारे आयनों की पॉजिटिव पोटेंशियल है, वहाँ पर पॉजिटिव फील्ड है और उस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब ये जो अजम्पशंस थे, ये जो चार अजम्पशन, ये बहुत ही मेन अजम्पशन हमने बताए हैं आपके सामने। इनके आधार पर फिर जो आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी उसने किया क्या, आखिर इस थ्योरी का आउटपुट क्या निकला? तो पहला तो आउटपुट ये था कि इसने ये निकाला कि जैसे प्रेशर ऑफ गैस होता है, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये मटेरियल के अंदर होते हैं, तो इन्होंने उसके लिए भी उस इलेक्ट्रॉन गैस का प्रेशर निकाला। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन भी जब मूव कर रहे होते हैं, अंदर अंदर दीवारों से टकरा रहे होते हैं, तो एक प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, और उस प्रेशर का ये आपके पास फार्मूला है 1/3 m Na/Vm c²। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर कंप्लीटनेस ऑफ द थ्योरी ये मैंने लिख दिया है। अगर आप लिख जाएं बहुत बढ़िया है, कंप्लीट कर देगा आंसर आपको। यहाँ पर Na क्या है? अवोगाड्रो नंबर है, Vm जो है मोलर वॉल्यूम है, और c बार जो है इसे कहते हैं, ये जो पूरा है इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू 3 kBT/m होता है, जहाँ kb जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने ये जो अजम्पशन लिया, ये जो अजम्पशंस माने फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, इसमें पहला तो आपने बताया कि जैसे गैस का प्रेशर होता है वैसे इन इलेक्ट्रॉनों का भी मेटल के अंदर एक प्रेशर मान सकते हैं। दूसरा उसने बताया, इस थ्योरी ने बताया कि जो करंट डेंसिटी होती है जे, उसको हम सिग्मा टाइम ई लिख सकते हैं, जहाँ ई जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो जो होता है वो रजिस्टिविटी होता है, और सिग्मा जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। यानी कि ये जो फार्मूला है इसमें जे है करंट डेंसिटी, सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ई जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सिग्मा है उसका रेसिप्रोकल होता है 1/r यानी रजिस्टिविटी, या रो कह देंगे, रजिस्टिविटी। रजिस्टेंस इज द प्रॉपर, रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द नंबर, वो जो वैल्यू है वो आपकी होती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है, जहाँ आपने लिखा कि करंट डेंसिटी इज कंडक्टिविटी टाइम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, दिस इज ओम्स लॉ, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। अगर यहाँ वेक्टर लगा देंगे तो जे वेक्टर है, ई वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ जो जे है इसको इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि फॉर इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर द करंट डेंसिटी इज रिलेटेड विद द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन v mod x। और रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है करंट डेंसिटी जो होता है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक थ्योरी कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल के अंदर मूव करते हैं तो उनका हल्का फुल्का ही सही इंटरेक्शन होता रहता है। किसके साथ में? उसका इंटरेक्शन होता रहता है आयंस के साथ में, जिसकी वजह से वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव करते, बल्कि एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। और अगर हम उस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को रखें तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम करंट डेंसिटी को निकाल सकते हैं। यहाँ निगेटिव साइन सिर्फ इतना शो कर रहा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं
तो हम ये कहेंगे करंट की दिशा इलेक्ट्रॉनों के मोशन की अपोजिट होती है, तो वही चीज़ यहाँ पर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। आप इसमें 4 अजम्पशन लिखें और उसके 3 एप्लीकेशन लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो ये है कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो भाई उसने ओम्स लॉ समझा दिया, उसने कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बता दिया। क्या उससे कुछ और भी फायदे हैं? क्या इसके और भी कुछ मेरिट्स हैं? या दूसरी तरफ क्या ऐसी कुछ कमियां भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं? तो हम बात करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स की। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी? देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स एंड द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर, ओपेसिटी एक्सेट्रा, एंड बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि क्लासिकल थ्योरी मतलब क्लासिकली जो ये जो थ्योरी थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो क्लासिकली, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को समझा दिया, ये बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्यों चेंज होता है, मटेरियल की ओपेसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि इस थ्योरी के हिसाब से कुछ और होनी चाहिए, पर एक्सपेरिमेंटली कुछ और हो रही थी। इसका मतलब थ्योरी पूरी तरह से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाने में पूरी तरह से सफल नहीं थी, कुछ उसकी कमियां थी। जैसे अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि मैंने अभी बताया है, जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी मस्ट बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब अगर मैं बात करूँ कंडक्टिविटी की, तो अगर आपकी कंडक्टिविटी सिग्मा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। तो टेम्परेचर अगर 4 गुना होगा तो कंडक्टिविटी जो होगी वो आधी हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ अंडर रूट टी का होने का मतलब। तो टेम्परेचर को आप 4 गुना कर दोगे, अगर इसको 40 कर दोगे तो ये जो वैल्यू होगी 1/2 अंडर रूट टी हो जाएगी। यानी कि जो पुरानी कंडक्टिविटी है, जो नई कंडक्टिविटी में अंतर आधा हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को 4 गुना कर दो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो थ्योरी कहती है कंडक्टिविटी 1/√T के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो ये एक कंट्राडिक्शन था, थ्योरी कुछ और कह रही है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कंडक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट कुछ और कह रहे हैं। अगला एक और यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें, ये थ्योरी हमें बताती है कि जो स्पेसिफिक हीट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर बट एक्सपेरिमेंटल स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लो, थ्योरी कहती है कि स्पेसिफिक हीट तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर सकते, वो तो हर टेम्परेचर पर फिक्स रहते हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट थे वो ये दिखा रहे थे कि नहीं भाई, थ्योरी जो होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो चेंज होती है। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम। आते हैं अपने आखिरी पार्ट पर, और आखिरी पार्ट ये कहता है कि जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सजेस्ट करती है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और रिलेशन ये होता है, मतलब कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला ही बता रहा है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों कंसंट्रेशन होगा उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। और बात हमें ऑब्वियस भी लगती है भाई, हम ये कह रहे हैं कि अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों ज़्यादा एनर्जी कंडक्ट करेंगे, वो फ्री है, बहुत अवेलेबल है ना, तो जैसे उनको एनर्जी मिलेगी वो तुरंत लेकर के तितर बितर हो जाएंगे, ये कहती है। लेकिन अब समझो एक प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कंडक्टिविटी ऑफ जिंक और कैडमियम, जो कि डाई वैलेंट होते हैं, मतलब हर आइटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो एंड एल्यूमिनियम और गैलेनियम जो कि ट्राई वैलेंट होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर एंड सिल्वर। अब कॉपर और सिल्वर तो वेल डिफाइंड मेटल्स हैं, इनमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और जहां जबकि जिंक और कैडमियम में हर एटम से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, एल्यूमिनियम और गैलेनियम से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम फ्री हैं। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक और कैडमियम में, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम और गैलेनियम में, वो कम होगा एज कंपेयर टू द गुड मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर। तो इसका मतलब है चूंकि इनमें कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, बिकॉज इनके अंदर तो हर आइटम से 2 ही और हर आइटम से 3 ही फ्री हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं एटम्स, लार्ज साइज के होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और उसके बगल के भी ऑर्बिट के। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जिनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है उनकी कंडक्टिविटी उनसे कम है, उनसे भी कम होती है जिनका कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन को कम होता है। जैसे जिंक और कैडमियम में कंसंट्रेशन कम है लेकिन कंडक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर और सिल्वर की तुलना में। तो ये सब कुछ चैलेंजेस थे जो कि हमारे सामने थे, उस समय के जो फिजिसिस्ट थे उनके सामने थे, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर थर्मल कंडक्टिविटी, आखिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या करेक्शन हम कर दें कि हमारी इम्प्रोवाइजेशन हो जाए इसके अंदर।
सो दिस वाज द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के क्या एस्पेक्ट थे और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के किस अजम्पशंस पे बेस्ड थी, उससे कुछ आउटकम क्या हुए और फिर कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स। तो एक फुल लेंथ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट में, जहां हम बात करेंगे फर्मी एनर्जी की, फर्मी लेवल की, फर्मी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे ओरिजिनेट होता है, इन सारे बिंदुओं पर।